क्या हाल है दोस्तों। यार आज हम लोग ना एक बहुत ही मस्त और एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 सोशल साइंस, एक नया स्टार्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के बारे में। ये ना कोई नॉर्मल सी टेक्स्ट बुक नहीं है। इसे एनसीईआरटी ने बिल्कुल नए अंदाज में डिजाइन किया है। एक ऐसा अंदाज जो सीधा हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। तो अगर आपको लगता है ना कि सोशल साइंस थोड़ा बोरिंग है या समझ नहीं आता कि ये सब्जेक्ट आखिर है क्या, तो आज के इस छोटे से सेशन में सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भाई इस नई बुक में ऐसा क्या अलग है। तो सुनो, कोई बोरिंग रट्टा नहीं, सीधा लाइफ से एग्जाम्पल। और यार यही तो एनईपी 2020 यानी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असली मैजिक है। अब वो लंबे लंबे पैराग्राफ्स रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे जैसे हम आपस में बैठकर चिल करते हुए बातें कर रहे हों। जो चीजें हम रोज करते हैं ना, जो हमारे आसपास हो रहा है, वही अब हमारी पढ़ाई का हिस्सा होगा। बढ़िया। अब सोशल साइंस कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं रहा बॉस, इसे फील करने का टाइम आ गया है। तो चलिए यार जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस डिस्कशन के टॉपिक्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल साइंस का नया अंदाज, फिर हम मूव करेंगे डेली लाइफ में सोशल साइंस पर, और लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिजिक्स बनाम सोशल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सीधा डाइव इन करते हैं अपने पहले सेक्शन में, सोशल साइंस का नया अंदाज। व्हाट इज इट रियली? यार हम सब ने ना इस सब्जेक्ट का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन असल में ये है क्या? अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये एक ऐसी पढ़ाई है जो हमें इंसानी समाज को समझने में हेल्प करती है। बस यही है इसका कोर। ये हमें बताती है कि हम इंसान एक साथ मिलकर कैसे रहते हैं। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमारी ज़मीन और पहाड़ कैसे हैं, हमारा पैसा और बिजनेस कैसे चलता है, हमारी सरकार कैसे काम करती है, और हमारा कल्चर यानी हमारे त्यौहार और रीति रिवाज क्या हैं। तो यार ये कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे इंसानी समाज का ना एक कंप्लीट पैकेज है। अब आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, डेली लाइफ में सोशल साइंस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। यार ये ना मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि स्कूल की पढ़ाई का हमारी रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, जब घर में रोटी बनती है, महीने का राशन आता है, तो वो पैसे का मैनेजमेंट है ना, मतलब वो हुई हमारी इकोनॉमी। दूसरा, जब हम कुछ रूल्स फॉलो करके स्कूल जाते हैं, तो वो एक पूरा सिस्टम है, यानी गवर्नेंस। तीसरा पॉइंट, जब हम शाम को पार्क में दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हम मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। चौथा, जब हम रात को दादा दादी के पास बैठकर घर या गांव की पुरानी बातें सुनते हैं ना, तो वो हमारी हिस्ट्री है। और पांचवा, जब आप कभी खिड़की से बाहर किसी पहाड़ या नदी को देखते हो और सोचते हो कि यार ये कैसे बनी होगी, तो बस वही ज्योग्राफी है। इन पॉइंट्स को देखकर ना दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यार सोशल साइंस तो हमारे चारों तरफ है। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन पर, फिजिक्स बनाम सोशल साइंस, द बिग डिफरेंस। हम में से बहुत से लोग ना साइंस और सोशल साइंस को एकदम सेम चश्मे से देखते हैं, लेकिन यार इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप खुद सोचो, फिजिक्स या मैथ्स में क्या होता है? 1 + 1 = 2 हमेशा, राइट? चाहे आप इंडिया में एक्सपेरिमेंट करो या अमेरिका में बैठकर, रिजल्ट तो हमेशा सेम ही आएगा। ये चीजें फिक्स्ड हैं। लेकिन सोशल साइंस में यहां होता है अलग लोग, अलग नजरिया। यह चीजें फिक्स नहीं होती यार। अब मान लो आपके शहर में कोई नई सड़क बन रही है। एक दुकानदार उसे देखकर बहुत खुश होगा कि चलो भाई कस्टमर्स आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन यार जिसका घर उस सड़क को बनाने के लिए टूटेगा, वो तो दुखी होगा ना। इवेंट एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों का नजरिया बिल्कुल अलग है। क्योंकि यार हम सब इंसानों का बैकग्राउंड, हमारी सोच और हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग अलग होती है। और सच बताऊं, यही सोशल साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। और इसीलिए दोस्तों यहां एक बहुत ही पावरफुल सवाल सामने आता है। क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं? देखो, सोशल साइंस में ना कोई फिक्स्ड फॉर्मूला या रटा रटाया जवाब नहीं होता। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोचना और सवाल करना। जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो पहले हमें सही सवाल पूछना होता है, तब जाकर उसका असली जवाब मिलता है। हमें बस चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, बल्कि पूछना है कि यार ऐसा क्यों है। कमाल है ना? तो इस नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी के साथ ना हमें बस यही करना है, ऑब्जर्व करना है, सवाल पूछना है और अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से समझना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप सबका सोशल साइंस को देखने का जो विजन है ना, वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यार ऐसे ही सीखते रहो और कीप एक्सप्लोरिंग।
हेलो दोस्तों, आपके भैया की तरफ से आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस के बारे में और इसके उस रियल मैजिक को अनलॉक करने वाले हैं जो शायद टेक्स्ट बुक्स में कहीं छिप जाता है। ट्रस्ट मी, आज हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नए और एकदम इंटरेस्टिंग नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवाल पूछने के रियल मैजिक पर, और इस लॉजिक को डीपली समझने के लिए चलते हैं एक छोटे से गांव में। सोचिए कि इस गांव में अभी अभी एक चमचमाती हुई नई सड़क बनी है। क्या लगता है आप सभी को, क्या ये ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी बात है? पहली बार में तो यही लगता है कि हाँ भाई, डेवलपमेंट हो रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में हर कोई इस सेम सड़क को एक ही नज़र से देख रहा होगा? लेट्स फाइंड आउट। यहां देखिए, एक ही सड़क ने कितने अलग अलग रिएक्शंस पैदा कर दिए हैं। जो लोग रोज सफर करते हैं उनका रिएक्शन है, वाह कितना अच्छा हुआ, आना जाना आसान हो गया। पर वहीं दूसरी तरफ गांव के किसान काफी टेंशन में हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे खेत तो इस सड़क के बनने से बीच में से कट गए, अब हमारा क्या होगा? और तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जिन्हें एनवायरनमेंट की फिक्र है। उन्हें लग रहा है कि अब यहां गाड़ियां आएंगी तो गांव का पोल्यूशन बढ़ जाएगा। सड़क एक ही है दोस्तों, पर पर्सपेक्टिव 3 बिल्कुल अलग हैं। सो क्रूशियल पॉइंट ये है दोस्तों कि यही तो सोशल साइंस का असली कोर है। ये सिर्फ बोरिंग डेट्स याद करने या मैप मार्क करने का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ही इशू को, जैसे सड़क को हमने देखा, अलग अलग नजरियों से देखने और सही सवाल पूछने की कला है। इट्स लिटरली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट। अब एक काम करते हैं, इस छोटे से लोकल गांव से थोड़ा जूम आउट करते हैं और चलते हैं सीधा हमारी 21st सेंचुरी के मैक्रो लेवल पर। जब हम ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं तो एक बहुत ही वाइल्ड कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ देखिए, आज का ज़माना कितना अमेजिंग है ना। रॉकेट स्पीड से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, हमारी हेल्थ केयर पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है और हम सब एक क्लिक पर पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। लेकिन दूसरी साइड, वहाँ बहुत हेवी चैलेंजेस हैं। दुनिया के कई हिस्सों में वॉर्स चल रही हैं, लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं और हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम्स भी मैसिव हैं। तो इस क्रेजी कॉन्ट्रास्ट को समझने और बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक ऐसा तरीका जिससे इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। इस फ्रेमवर्क का नाम है PWCG। PEWCG। इसे एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए दोस्तों। ये वो 5 जाइंट हर्डल्स हैं जिन्हें सोशल साइंस डायरेक्टली टैकल करती है। P से पीस, यानी दुनिया को शांति चाहिए। E से एनवायरनमेंट, जहां हम क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को देखते हैं। W से वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। C से कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि भाई दुनिया सच में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है आजकल। और आखिर में G से गवर्नेंस, यानी इन सब चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए एक ठीक ठाक गवर्नमेंट सिस्टम का होना। दैट्स PWCG। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि एकेडमिक दुनिया में आखिर इन मैसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? तो मिलिए सोशल साइंस के उन सुपर हीरोज से। इन 8 मेंबर्स की सुपर हीरो टीम को याद रखने के लिए एक बहुत ही हिलेरियस पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इंग्लिश मेमोरी ट्रिक है। ध्यान से सुनिए। घी हमेशा प्योर, एकदम साफ और अच्छा पाओ। GHPESAAP। सुनने में थोड़ा फनी लगता है, पर ट्रस्ट मी, एक बार बोलेंगे तो पूरे के पूरे सब डिसिप्लिन्स याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारी सुपर हीरो टूल किट बनती कैसे है। G से ज्योग्राफी, जो जमीन, नदियों और पहाड़ों की बात करती है। H से हिस्ट्री, जो हमें बताती है कि पास्ट में क्या हुआ और क्यों हुआ। P से पॉलिटिकल साइंस, यानी सरकार आखिर चलती कैसे है। E से इकोनॉमिक्स, जो पैसा और ट्रेड देखती है। S से सोशियोलॉजी, यानी हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। फिर आते हैं 2A। पहला एंथ्रोपोलॉजी, जो ह्यूमन रेस और कल्चर के बारे में है, और दूसरा आर्कियोलॉजी, जो पुरानी चीजों को खोदकर पास समझती है। और आखिर में P से साइकोलॉजी, जो इंसान की सोच और उसके माइंड को पढ़ती है। हर एक सब्जेक्ट अपना एक बिल्कुल अलग चश्मा लेकर आता है इन दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स को देखने और सॉल्व करने के लिए। अब आता है इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, या फिर सबका नजरिया मिलाना। देखिए, आजकल टेक्स्ट बुक्स इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग बोरिंग डब्बों में बंद करके नहीं रखती हैं, बल्कि डेलिबरेटली इनको मिक्स करती हैं। और यही मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम चेस का गेम देखते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल लेंस से भी एनालाइज किया जा सकता है कि वो किस रीजन में खेला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक सिंपल साड़ी को ही ले लीजिए, उसे कल्चर और हिस्ट्री के रूप में एनालाइज किया जाता है। सब्जेक्ट भले ही एक हो, पर देखने के एंगल बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है,
मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का असल लॉजिक है एक ही चीज या इशू को कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के डाइवर्स पर्सपेक्टिव से देखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में हमने गांव की उस नई सड़क को अलग अलग लोगों की नजरों से देखा था। दुनिया को सही मायने में समझने के लिए हमें इन सभी व्यू पॉइंट्स को कंबाइन करना आना ही चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले सभी के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अभी अपने आसपास कमरे में रखी किसी भी आम चीज को ध्यान से देखिए, शायद एक पेन, एक कुर्सी या फिर आपका अपना लैपटॉप। सोचिए एक हिस्टोरियन उसे किस नजर से देखेगा और वही एक इकोनॉमिस्ट उसी चीज की ट्रेड और वैल्यू को कैसे देखेगा। ये फ्रेमवर्क अप्लाई करके देखिए दोस्तों, आप सच में हैरान रह जाएंगे कि दुनिया को देखने का नजरिया कितनी जल्दी बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए नजरिए से सोचते रहिए और हमेशा सही सवाल पूछते रहिए। नमस्कार, आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 सोशल साइंस के सिलेबस को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। मतलब इसे किसी भारी भरकम बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह बिल्कुल मत सोचिएगा, बल्कि ये तो मानव सभ्यता को समझने का एक बहुत ही रोमांचक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी क्यों है। अब इस पूरे सब्जेक्ट को हमेशा के लिए याद रखने का एक अल्टीमेट हैक है मेरे पास। हम इसे 5 बड़ी थीम्स में बांटेंगे: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोक्रेसी और इकोनॉमी। A, B, C, D और E। है ना कितना आसान? चलिए देखते हैं कि कैसे ये 5 अक्षर पूरी दुनिया का नक्शा हमारे सामने खोलकर रख देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहली थीम से, यानी थीम A, ज्योग्राफी। आसान भाषा में कहें तो भारत और दुनिया, वहाँ की जमीन और वहाँ के लोग। ये थीम पूरी तरह से उस जमीन के बारे में है जिस पर हम खड़े हैं, और यकीन मानिए यही जमीन तय करती है कि हमारी जिंदगी आखिर कैसी होगी। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि कोई घर, बड़ा शहर या दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा किसी नदी के किनारे या पहाड़ों के पास ही क्यों बसती हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, इसका सीधा सा लॉजिक है। क्योंकि वहां पीने के लिए पानी मौजूद था, रहने और खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन थी और आने जाने या व्यापार करने के लिए सुरक्षित रास्ते थे। असल में यही प्राकृतिक चीजें हैं ना, किसी भी सभ्यता के बसने या ना बसने में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ज्योग्राफी के कुछ बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, जैसे हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं क्या हैं और नक्शे कैसे बनाए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हम ये जानेंगे कि कैसे इन विशाल महासागरों और ऊंचे पहाड़ों ने पूरी मानव सभ्यता को आकार दिया है। मतलब सोचकर देखिए, इसी भूगोल ने हमारे देश भारत को कितनी अनोखी पहचान दी है ना? खैर, जमीन की बात तो हो गई। अब आते हैं थीम बी पर, यानी हिस्ट्री, अतीत की एक तरह की टैपेस्ट्री। जरा सोचिए, अगर हमारे पास पुरानी यादें या फैमिली फोटोज ना हो तो ये जानना लगभग नामुमकिन है कि हमारे दादा परदादा कौन थे। बिल्कुल इसी वजह से हमें इतिहास की जरूरत होती है। इतिहास देखा जाए तो हमारे पूरे समाज की एक विशाल फैमिली एल्बम की तरह ही तो है। यहाँ ये जो शब्द है ना, टेपेस्ट्री, ये बहुत ही कमाल का है। असल में ये अलग अलग रंग के धागों से बुना हुआ एक कैनवस होता है जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर उभर कर आती है। हमारा अतीत भी बिल्कुल इसी तरह बुना हुआ है। अनगिनत कहानियों, लोगों और घटनाओं के धागे एक साथ मिलकर हमें ये बताते हैं कि असल में हम कौन हैं और हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो हमें समझनी होगी, इतिहास के मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं की कामयाबियों का जश्न मनाना बिल्कुल नहीं है। कई पुराने शासकों ने बहुत गलत फैसले भी लिए थे जिनसे भारी नुकसान हुआ। तो सोशल साइंस का ये हिस्सा हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है ताकि हम उन पुरानी गलतियों का गहराई से विश्लेषण करें, उनसे सीखें और ये पक्का करें कि भाई कम से कम आज के समय में हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। तो हमने जमीन और इतिहास को तो समझ लिया, लेकिन एक समाज को आगे बढ़ाने और फलने फूलने के लिए परंपराओं की भी तो जरूरत होती है ना। तो ये है हमारी थीम सी, यानी कल्चर, हमारी शानदार सांस्कृतिक विरासत और हमारी ज्ञान परंपराएं। किसी ने क्या खूब कहा है, कल्चर इज एन ओशन, यानी संस्कृति एक महासागर है। और भारत के संदर्भ में ये बात बिल्कुल 100% सच है। हमारी संस्कृति सच में एक महासागर की तरह ही विशाल और गहरी है। इसमें कला, संगीत, भाषा और ज्ञान की इतनी गजब की विविधता है कि हम जितनी गहराई में गोता लगाएंगे हमें उतने ही नए और अनमोल मोती मिलते जाएंगे। वैसे हम यहाँ सिर्फ बीती हुई पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं, हम भारत की प्राचीन सभ्यता के उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे और देखेंगे कि इतिहास में हमारी संस्कृति कैसे कैसे सामने आई।
लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि इन पुरानी सांस्कृतिक नींवों और ज्ञान को समझकर हम आज की अपनी मॉडर्न लाइफ की मुश्किलों को भी बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। सच कहूं तो हमारा अतीत ही हमारे बेहतर भविष्य की चाबी है। अब एक समाज बन गया तो उसे सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए होंगे। बस यहीं से हम अपनी चौथी थीम पर पहुंचते हैं। थीम डी, यानी डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और लोकतंत्र। यही तय करता है कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर शांति से कैसे रहेंगे। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 1 बिलियन प्लस, यानी 1 अरब से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 1 अरब से ज्यादा वोटर्स अपने देश का भविष्य खुद तय करते हैं। वाकई ये लोकतंत्र की एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। इस थीम के अंदर ना हम अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का नक्शा समझेंगे। मतलब पंचायत से लेकर संसद तक हमारे राजनीतिक सिस्टम के अलग अलग लेवल्स क्या हैं, एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या अधिकार हैं और क्या ड्यूटीज हैं, दुनिया के अलग अलग देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ अपने अधिकार ही ना मांगे बल्कि खुद को एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाएं, ये सब कुछ हम थीम डी में सीखते हैं। और अब हम आ गए हैं हमारी फ्रेमवर्क के बिल्कुल आखिरी अक्षर पर, थीम ई, यानी इकोनॉमी, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। यहां आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। ये मिथ बस्टर समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस, मुनाफे या शेयर मार्केट से बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। इकोनॉमी असल में हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी एक बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू होकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। स्टेप 1, एक आम परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा करना, जैसे खाना, कपड़े और मकान। फिर आता है स्टेप 2, ये समझना कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, बाजार और पैसा एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और अंत में स्टेप 3, हमारे प्राकृतिक और इंसानी संसाधनों को इतने सही तरीके से मैनेज करना कि किसी चीज की कमी ना हो। यही तो असली इकोनॉमी है। चलिए अब इसे फटाफट दोहरा लेते हैं। ABCD का ये सिंपल सा फ्रेमवर्क इस पूरे सोशल साइंस के सिलेबस को एक बहुत ही आसानी से याद होने वाले टूल किट में बदल देता है। A फॉर ज्योग्राफी यानी हमारी ज़मीन, B फॉर हिस्ट्री यानी हमारा अतीत, C फॉर कल्चर यानी हमारी विरासत, D फॉर डेमोक्रेसी यानी हमारे अधिकार, और E फॉर इकोनॉमी यानी हमारे संसाधन। दैट्स इट। ये एकदम सीधा और आसान है। तो अब जब हमने इन 5 पिलर्स को गहराई से समझ लिया है, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज की इस मॉडर्न दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने के लिए हमें इन 5 में से किस पिलर को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है? क्या वो ज्योग्राफी है, डेमोक्रेसी है या फिर इकोनॉमी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच तो यही है कि यही 5 थीम्स आज की दुनिया को आकार दे रही हैं और हमारे भविष्य का रास्ता तय कर रही हैं। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और इस दुनिया को समझते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। चैप्टर 1, पृथ्वी पर जगहों को लोकेट करना। हम सब इस इतने बड़े ग्रह पर रहते तो हैं, पर क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी भी जगह की एकदम सटीक पहचान आखिर कैसे की जाती है? चलिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं और इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक बहुत ही आम सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त एक बिल्कुल अनजान शहर में गुम हो गया है और घबराकर फोन पर कहता है, भाई मैं यहां हूं। अब जाहिर सी बात है, सामने वाले का पहला रिएक्शन यही होगा, अरे पर यहां का मतलब कहां? बिना किसी प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के यहां शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। किसी अनजान जगह पर अपनी लोकेशन आखिर कैसे समझाई जा सकती है? बस यहीं पर हमें ज्योग्राफिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। नक्शे यानी मैप्स, अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स, ये वो बेसिक टूल्स हैं जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। लिटरली इनके बिना इस इतनी बड़ी दुनिया में किसी एक छोटी सी जगह को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से कम नहीं है। लेकिन इन नक्शों और टूल्स की बारीकियों में जाने से पहले चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटते हैं और बात करते हैं भारत के महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट की। इनकी एक खोज सच में दिमाग घुमा देने वाली है। साल था 500 कॉमेनेरा, यानी आज से बहुत बहुत पहले, जब साइंस आज जितना एडवांस बिल्कुल नहीं था। तब महान आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा था पता है?
उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है, वो पानी, जमीन, आग और हवा से बनी है और उस पर हर तरह के जीव रहते हैं। जरा सोचिए, ये देखना कितना अद्भुत है कि उन्होंने उस जमाने में ही हमारी पृथ्वी के आकार और उसकी बनावट का एकदम सटीक अंदाजा लगा लिया था। तो यहाँ सबसे कैची पॉइंट क्या है? यही कि हमारे पूर्वजों को 1500 साल पहले ही ये बात एकदम क्लियर थी कि पृथ्वी गोल है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस समय दुनिया के कई और हिस्सों में लोग ये मानकर खौफ में जी रहे थे कि जमीन तो एकदम चपटी या फ्लैट है और किनारे पर गए तो सीधे नीचे गिर जाएंगे, तब यहाँ एक सॉलिड साइंटिफिक सोच पनप रही थी। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है जिस पर सच में हम सबको काफी गर्व महसूस होना चाहिए। खैर, पृथ्वी गोल है, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस गोल-मटोल पृथ्वी पर जगहों को आखिर खोजा कैसे जाता है। चलिए समझते हैं कि मैप और एटलस असल में होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैप यानी नक्शे की। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक हेलीकॉप्टर वाला एग्जाम्पल लेना। इमेजिन करते हैं कि अगर कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर बिल्कुल सीधे नीचे देखे तो जो टॉप डाउन व्यू दिखता है ना, बस ठीक वैसी ही एक ड्राइंग मैप कहलाती है। अब ये ड्राइंग किसी छोटे से मोहल्ले की भी हो सकती है या फिर पूरी की पूरी दुनिया की। इससे हमें एक ही बार में किसी भी इलाके की पूरी पिक्चर समझ आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, जब हम ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरह के नक्शों को एक साथ मिलाकर एक पूरी किताब का रूप दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एटलस। एक तरह से इसे मैप्स का खजाना कह सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक ही जगह पैक होती है। चाहे किसी भी देश को खोजना हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट की नदियों का पता लगाना हो, एटलस से बेहतर कोई साथी नहीं है। अब मैप और एटलस तो समझ आ गए, पर क्या सारे मैप्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैप्स मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। इस्तेमाल के हिसाब से मैप्स को मेनली 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। पहला है फिजिकल मैप यानी भौतिक नक्शा। ये हमें कुदरती चीजें दिखाता है, जैसे पहाड़, नदियां और घने जंगल। फिर आता है पॉलिटिकल मैप, जो इंसानों की बनाई हुई बाउंड्रीज दिखाता है, जैसे देशों, राज्यों और शहरों के बॉर्डर। और आखिर में आता है थीमेटिक मैप, जो किसी खास थीम या टॉपिक पर फोकस करता है, जैसे किसी इलाके में कितनी बारिश होती है या वहां की आबादी कितनी घनी है। अब इतने सारे नाम सुनकर शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं। इन तीनों को हमेशा याद रखने की एक बहुत ही कमाल की और सिंपल ट्रिक है, और वो है PPT यानी PPT। जी हाँ, पहले P से फिजिकल, दूसरे P से पॉलिटिकल और T से थीमेटिक। बस दिमाग में ये PPT वर्ड फिट कर लीजिए और मैप्स के ये टाइप्स कभी नहीं भूलेंगे। है ना एकदम आसान और काम का तरीका। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। आर्यभट्ट की उस अमेजिंग डिस्कवरी के 1500 साल बाद आज हम डिजिटल मैप्स यूज कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले समय में 3D होलोग्राम्स जैसी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज हमारी इस गोल पृथ्वी को देखने का नजरिया किस हद तक बदल देंगी। भूगोल की इस दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है। दुनिया को समझने का ये सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। मैप्स देखने में अक्सर आड़ी तिरछी रेखाओं और आकारों का एक उलझा हुआ जाल लग सकते हैं, लेकिन जब तक इन्हें समझने की 3 बुनियादी चाबियां ना मिल जाएं, तब तक ही ये मुश्किल लगते हैं। आज इस विश्लेषण में इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स को डीमिस्टिफाई किया जाएगा, ताकि मैप रीडिंग का प्रोसेस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। आज का हमारा टूल किट इन 3 मेन कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। पहला डिस्टेंस और स्केल, दूसरा डायरेक्शन ट्रिक्स और तीसरा मैप सिंबल्स। इन 3 पिलर्स की मदद से दुनिया का कोई भी मैप बड़ी आसानी से डिकोड किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पिलर की बात करते हैं, यानी डिस्टेंस और स्केल। अब सोचिए, दिल्ली से मुंबई की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन एक मैप पर इतनी बड़ी दूरी को एक छोटे से A4 पेपर पर आखिर फिट कैसे किया जाता है? यहीं पर स्केल का जादू काम आता है। मैप स्केल बिल्कुल स्मार्ट तरीके से एरिया के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। जैसे किसी छोटे शहर या लोकल एरिया के मैप में जमीन के 500 मीटर्स को दिखाने के लिए सिर्फ 1 सेंटीमीटर का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री का मैप देखें तो 500 किलोमीटर्स को दिखाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर यूज किया जा सकता है। स्केल का बेसिक काम यही है कि वो बड़े नेशनल बॉर्डर्स या छोटी लोकल स्ट्रीट्स को अलग अलग तरीके से श्रिंक करे, ताकि सब कुछ एक छोटे से पेपर पर परफेक्टली फिट आ जाए। यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैप रीडिंग की जान होता है। असली दूरी बराबर है मैप की दूरी मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर।
मतलब अगर किसी मैप का स्केल बता रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, तो सिंपल मैथ्स के हिसाब से 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 200 किलोमीटर को दर्शाएगा। बिना इस कैलकुलेशन के किसी भी मैप पर दूरी का अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब आते हैं अपने टूल किट के दूसरे हिस्से पर, यानी डायरेक्शंस। आइए देखते हैं कि इन स्केल डाउन मैप्स पर बिना कंपास के दिशाओं को कैसे पहचाना और ओरिएंट किया जा सकता है। किसी भी मैप को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए 8 मेन डायरेक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है। इनमें से 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, यानी मेन दिशाएं। नॉर्थ यानी उत्तर, जो मैप पर हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। साउथ यानी दक्षिण, जो नीचे होता है। ईस्ट यानी पूरब, दाईं तरफ। और वेस्ट यानी पश्चिम, बाईं तरफ। इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं मिलकर किसी भी लोकेशन को बिल्कुल पिन पॉइंट करने में मदद करती हैं। अब इन कार्डिनल डायरेक्शंस को क्लॉकवाइज ऑर्डर में याद रखना कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक काम आती है, नेवर ईट सॉगी वॉफल्स। गौर कीजिए, एन से नॉर्थ, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमते हुए ईस्ट से ईस्ट, एस से साउथ और डब्ल्यू से वेस्ट। ये छोटी सी ट्रिक दिमाग में एकदम सेट हो जाती है और मैप पढ़ते वक्त तुरंत याद आ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा कंपास हाथ में हो। अगर किसी के पास कंपास ना हो तो ये क्लासिक इंडियन ट्रिक बहुत काम आती है। अगर सुबह सूरज की तरफ फेस करके खड़े हों तो सामने की दिशा ईस्ट होती है। बॉडी नेचुरली बाकी डायरेक्शंस को पॉइंट आउट कर देती है। पीछे की तरफ वेस्ट होगा, दाईं तरफ साउथ और बाईं तरफ नॉर्थ होगा। एक तरह से ये नेचर का अपना इनबिल्ट कंपास है, जो हमेशा 100% एक्यूरेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं मैप रीडिंग के तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ, मैप सिंबल्स लैंग्वेज। एक मैप पर बने हुए विजुअल्स आखिर क्या कहते हैं? इन्हें समझने के लिए उस यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज को जानना जरूरी है जिसे सर्वे ऑफ इंडिया नाम की गवर्नमेंट बॉडी ने सेट किया है। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स बिल्कुल एक ट्रांसलेशन गाइड की तरह काम करते हैं। ये दिखाते हैं कि फिजिकल फीचर्स को स्टैंडर्ड लाइंस, लेटर्स और शेप्स में कैसे बदला जाता है। उदाहरण के लिए, रेलवे के ब्रॉड गेज को सॉलिड डबल लाइन से मार्क किया जाता है और पक्की सड़कों या मेटल रोड्स को डबल सॉलिड लाइन से। नदियों को ब्लू वेवी लाइन से आसानी से पहचाना जा सकता है। किसी मंदिर को दिखाने के लिए फ्लैग सिंबल होता है और पुलिस स्टेशन या पोस्ट ऑफिस के लिए तो डायरेक्टली पीएस और पीओ लेटर्स ही लिख दिए जाते हैं। यहां तक कि बॉर्डर्स के लिए भी अलग रूल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए डैश डॉट डॉट लाइन और स्टेट बाउंड्रीज के लिए सिर्फ डैश लाइन का इस्तेमाल होता है। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स इतने जरूरी क्यों हैं? सिंपल सी बात है, अगर इन फिक्स्ड रूल्स का इस्तेमाल ना हो तो अलग अलग स्टेट्स के बीच मैप्स को पढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा और एक भौगोलिक कंफ्यूजन मच जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि हर मैप एक कॉमन लैंग्वेज बोले। इन्हीं फिक्स स्टैंडर्ड्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि राजस्थान में बनाया गया मैप पंजाब में उतनी ही आसानी से समझा जा सके। अब यहां एक सच में सोचने वाली बात सामने आती है। सोचिए, अगर सर्वे ऑफ इंडिया के ये स्टैंडर्ड सिंबल्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या हम कभी एक दूसरे के मैप्स पढ़ पाते? ये एक्सप्लेनर इस एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ समाप्त होता है कि कैसे केवल एक शेयर्ड विजुअल लैंग्वेज पूरे देश को एक पेपर पर जोड़कर रखती है। अगली बार जब भी कोई मैप सामने आएगा तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स के इस टूल किट की अहमियत जरूर समझ आएगी। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे अपनी पृथ्वी के इस कमाल की ज्योमेट्री के अंदर गोता लगाने वाले हैं, जो न सिर्फ दुनिया के नक्शे को आकार देती है बल्कि रोजमर्रा के मौसम को भी पूरी तरह से कंट्रोल करती है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। एक बात इमेजिन करते हैं, एक संतरे का छिलका उतारकर उसे एक टेबल पर बिल्कुल सीधा और फ्लैट दबाने की कोशिश की जाए। क्या होगा? जाहिर है, या तो वो फट जाएगा या उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी और बीच बीच में गैप्स आ जाएंगे। और यही ऑरेंज पील प्रिंसिपल हमें बताता है कि कागज पर बने फ्लैट मैप्स या नक्शों में हमेशा डिस्टॉर्शन और गैप्स क्यों होते हैं। किसी भी 3D गोल चीज को 2D में परफेक्टली नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए पृथ्वी की असली ज्योग्राफी को बिना किसी गलती के समझने के लिए एक गोल ग्लोब ही इकलौता सही तरीका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े ग्लोब पर हम कोई भी जगह ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए आइए चेस बोर्ड के एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चेस खेलते वक्त बोर्ड के हर खाने का एक एड्रेस होता है। एक तरफ A से लेकर H तक लेटर्स होते हैं और दूसरी तरफ 1 से लेकर 8 तक नंबर्स। जब कोई कहता है E4
तो तुरंत पता चल जाता है कि किस सटीक खाने की बात हो रही है, बिना किसी कंफ्यूजन के। बिल्कुल इसी तरह हमारा प्लैनेट भी एक मिलता-जुलता सिस्टम इस्तेमाल करता है। पृथ्वी के इस ग्रिड सिस्टम में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नाम की दो वैल्यूज को मिलाकर हमें किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक ग्लोबल एड्रेस मिल जाता है। इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट से हम ग्लोब पर कहीं भी आसानी से पिन पॉइंट कर सकते हैं। इस सिस्टम को और गहराई से समझने के लिए चलिए सबसे पहले लैटिट्यूड लाइंस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि यह पृथ्वी का ग्रिड कैसे बनाती है। इसकी शुरुआत होती है 0 डिग्री से, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल बीच से दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। फिर इसी बीच वाले हिस्से से हम दूरी नापना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री नॉर्थ और ठीक वैसे ही नीचे की तरफ जाते हुए साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लैटिट्यूड लाइंस हमेशा ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में चलती हैं। इन्हें पैरेलल्स कहा जाता है क्योंकि ये आपस में कभी नहीं टकराती। बस जैसे जैसे ये पोल्स के करीब पहुंचती हैं, ये छोटी होती जाती हैं। अब तक तो हमने सिर्फ दूरियां और लाइंस समझी, लेकिन इन इमेजिनरी लाइंस का हमारे घर के बाहर के असल मौसम से सीधा कनेक्शन है। चलिए इस अदृश्य कनेक्शन यानी क्लाइमेट जोन्स को डीकोड करते हैं। इक्वेटर से हमारी दूरी ही ये तय करती है कि हम किस मौसम में रहेंगे। 0 से 23.5 डिग्री के बीच होता है टॉरिड जोन, जहां भयानक गर्मी पड़ती है। इसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच आता है टेम्परेट जोन, जहां का मौसम एकदम बढ़िया और सुहावना रहता है। और सबसे आखिर में 66.5 से 90 डिग्री के बीच है फ्रिजिड जोन, जहां सब कुछ जमा देने वाली बर्फ और जानलेवा ठंड होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये टॉरिड और टेम्परेट जोन दोनों के बीच में फैला हुआ है, और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की इतनी बड़ी वैरायटी देखने को मिलती है। एक तरफ तपती हुई गर्मियां हैं तो दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दियां। अब इन सारे जोन्स को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। टू टायर्ड फील कोल्ड। टू से याद रखना है टॉरिड जोन की गर्मी, टायर्ड से बीच वाला टेम्परेट जोन और फील कोल्ड से पोल्स की जमा देने वाली फ्रिजिड ठंड। है ना एकदम सिंपल। तो अगर लैटिट्यूड लाइंस हमारे मौसम और क्लाइमेट जोन्स के सारे राज खोल देती हैं, तो फिर लॉन्गिट्यूड लाइंस इस ग्लोबल पजल में क्या भूमिका निभाती हैं? समय और नेविगेशन के वो कौन से रहस्य हैं जो इन खड़ी लाइंस के अंदर छिपे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार ज्योग्राफी एडवेंचर पर चलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारी अपनी पृथ्वी का एक असली मैजिक, द अर्थ्स मैजिक ग्रिड। यार, कभी सोचा है कि अगर हमें इस इतनी बड़ी दुनिया में किसी को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो वो कैसे पॉसिबल है? बस इसी जादुई ग्रिड का खेल है सब। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, हाउ डू वी फाइंड एग्जैक्ट लोकेशंस ऑन अर्थ? मतलब इस इतनी बड़ी गोल पृथ्वी पर हम किसी भी जगह को एकदम परफेक्शन के साथ कैसे ढूंढ लेते हैं? क्या कभी सोचा है कि हमारे फोन का जो जीपीएस है वो कैसे काम करता है? आज हम सब मिलकर इसी सीक्रेट को डीकोड करने वाले हैं। तो आज का प्लान क्या है, फटाफट एजेंडा देखते हैं। नंबर 1, लॉन्जिट्यूड क्या है। नंबर 2, प्राइम मेरिडियन का जादू। नंबर 3, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में डिफरेंस। नंबर 4, अर्थ का ग्रिड सिस्टम। और नंबर 5, इस ग्रिड में हमारे इंडिया की लोकेशन। बहुत मजा आने वाला यार, तो एकदम फोकस बनाए रखना। तो चलिए आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड आखिर है क्या? देखो यार, बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो लॉन्गिट्यूड एक तरह का मेजरमेंट है। ये हमें बताता है कि कोई भी जगह प्राइम मेरिडियन नाम की एक सेंटर लाइन से कितनी दूर है, या तो ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। एकदम आसान है ना, बस सेंटर से ईस्ट या वेस्ट की दूरी। क्लियर हुआ? बढ़िया। और पता है, इन लॉन्गिट्यूड लाइंस का एक स्पेशल नाम भी है, इन्हें कहते हैं मेरिडियंस। ये लाइंस ना हाफ सर्कल्स होती हैं, मतलब आधे गोल घेरे, जो बिल्कुल पृथ्वी के टॉप से यानी नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं और नीचे एकदम बॉटम में साउथ पोल तक जाते हैं। बस ऊपर से नीचे तक खींची हुई लाइनें इमेजिन कर लो। एकदम सही। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, मैजिक ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अभी हमने एक सेंटर लाइन की बात की थी ना, बस ये प्राइम मेरिडियन ही सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस का बॉस है।
अब ध्यान से सुनो, ये लाइन है बिल्कुल 0 डिग्री। जैसे हमारे नॉर्मल स्केल में 0 से काउंटिंग शुरू होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी की चौड़ाई नापने के लिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये लाइन लंदन के ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है। सोचो यार, साल 1884 में दुनिया भर के लोग एक साथ बैठे और इंटरनेशनली फिक्स कर दिया कि ग्रीनविच ही हमारा 0 डिग्री होगा। मतलब 1884 से ये सेम सिस्टम चल रहा है। कमाल है ना। अब एक ऐसा फैक्ट सुनो जिससे सच में दिमाग हिल जाएगा। हम 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट चाहते हैं और 0 से 180 डिग्री वेस्ट चाहते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के एकदम पीछे पहुंचते हैं ना, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन पर आकर मिल जाते हैं। मतलब ये दोनों एग्जैक्ट सेम लाइन है। इसीलिए हम इसे बस 180 डिग्री लिखते हैं। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट सेक्शन, लैटिट्यूड वर्सेस लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, अब जो बता रहा हूं ना, उसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। ये पूरे सर्कल्स होते हैं और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, इनका साइज छोटा होता जाता है। और इसके एकदम ऑपोजिट लॉन्गिट्यूड लाइंस नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। ये सिर्फ हाफ सर्कल्स होते हैं। और सबसे खास बात, ये सब इक्वल लेंथ की होती हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, एकदम सिंपल। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, अर्थ्स ग्रिड सिस्टम। जब हम इन दोनों तरह की लाइंस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ मिला देते हैं, तब क्या होता है। हम सब ने बचपन में मैथ्स की वो स्क्वायर वाली नोटबुक तो यूज की ही है ना, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी पर भी इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से एक जाल यानी एक वेब बन जाता है। इसी को हम कोऑर्डिनेट्स का ग्रिड कहते हैं। और यार, इसी ग्रिड से तो हम सारी लोकेशंस ढूंढते हैं। अब जरा लॉजिकली समझो कि ये ग्रिड पृथ्वी को कैसे बांटता है। स्टेप 1, जो इक्वेटर है यानी बिल्कुल बीच वाली लैटिट्यूड लाइन, वो पृथ्वी को ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में काटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। स्टेप 2, जो प्राइम मेरिडियन है, वो पृथ्वी को लेफ्ट और राइट काटती है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह हमारी पूरी पृथ्वी 4 बड़े टुकड़ों में बंट जाती है। ये तो बहुत आसान है यार। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सेक्शन 5, हमारी लोकेशन यानी इंडिया। अब बताओ क्या होगा जब हम इस विशाल ग्रिड में अपनी कंट्री को ढूंढने निकलेंगे। अगर हम हेमिस्फीयर्स की बात करें ना, तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और प्राइम मेरिडियन के राइट में है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब दोनों को मिला दें तो क्या बना, हमारा प्यारा भारत पूरी तरह से पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में प्राउडली बैठा हुआ है ना जबरदस्त बात। अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। इंडिया के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? हमारा लैटिट्यूड है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक, और हमारा लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक। यही वो मैजिक नंबर्स हैं जो दुनिया के मैप पर इंडिया की बाउंड्री सेट करते हैं। इसे पक्का याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। तो यार, अब जब हमने इंडिया के कोऑर्डिनेट्स जान लिए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस जादुई वेब का इस्तेमाल करके हम और क्या-क्या ढूंढ सकते हैं। हम चाहें तो अपनी सिटी, अपना स्कूल या दुनिया के किसी भी कोने को इस ग्रिड पर लोकेट कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर 1884 में ये मैजिक ग्रिड ना बना होता, तो क्या आज हमारे फोन में जो कैब ऐप्स या फूड डिलीवरी सिस्टम है, वो काम कर पाते? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए टॉपिक के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही मजेदार और कभी-कभी दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आज हम समझेंगे टाइम जोन्स और मैप्स की पूरी कहानी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, आज ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम आसान भाषा में क्लियर हो जाएंगे। अब जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करते हैं। जब अपनी दिल्ली में दोपहर के ठीक 12 बज रहे होते हैं, तो उसी वक्त टोक्यो में क्या टाइम हो रहा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये अलग क्यों होता है? क्या कभी सोचा है इस बारे में? तो आज के इस सेशन का मास्टर प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम द मिस्ट्री ऑफ टाइम समझेंगे, फिर देखेंगे अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद एक कमाल का 15 डिग्री रूल डिकोड करेंगे, फिर चलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन पर, और लास्ट में करेंगे एक अल्टीमेट फास्ट रिवीजन। चलिए फटाफट सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द मिस्ट्री ऑफ टाइम। तो दोस्तों,
पुराने जमाने में क्या होता था, जब सूरज बिल्कुल सीधा सिर के ऊपर होता था ना, तो मान लिया जाता था कि दोपहर हो गई। इसे कहते हैं लोकल टाइम। लेकिन यार, हमारी पृथ्वी तो गोल है और लगातार घूम रही है। जब दिल्ली में सूरज बिल्कुल ऊपर है तो बॉम्बे में वो थोड़ा साइड में होगा और लंदन में तो शायद रात हो रही होगी, है ना? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया स्टैंडर्ड टाइम। इसमें क्या करते हैं, एक देश में एक खास मेरिडियन चूज कर लेते हैं और फिर पूरा देश उसी एक टाइम को फॉलो करता है। एकदम सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी अपना IST। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। अब सवाल यह है कि ये टाइम किस चीज़ पर बेस्ड है? तो दोस्तों, ये बेस्ड है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर। और सबसे खास बात, ये मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। हाँ, बिल्कुल सही सुना, वही मिर्ज़ापुर। तो अगली बार जब भी घड़ी देखना तो याद आना चाहिए कि ये टाइम मिर्ज़ापुर से सेट हुआ है। अब एक बहुत ही मज़ेदार कंपैरिजन देखते हैं। दुनिया के बड़े देशों की तरफ नज़र डालें तो रशिया इतना बड़ा है कि वहाँ 11 टाइम जोन्स हैं। मतलब सोचो यार, एक कोने में सुबह हो रही है तो दूसरे कोने में रात। अमेरिका में 6 टाइम जोन्स हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, हमारा अपना IST। है ना एकदम यूनिक बात। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द 15 डिग्री रूल। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज्योग्राफी में ये मैथ्स कहाँ से आ गया, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। स्टेप 1, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है, राइट? स्टेप 2, तो अगर हम 360 डिग्री को 24 आवर्स से डिवाइड करें तो आता है 15 डिग्री प्रति घंटा। स्टेप 3, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने पर 1 घंटे के टाइम का फर्क आ जाता है। एकदम क्लियर हुआ? अब इसी रूल को अपने इंडिया पे अप्लाई करके देखते हैं। इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब 82.5 को 15 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आता है 5.5 घंटे। बस यही वजह है कि हमारा IST GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है यार, सब कुछ एकदम लॉजिकल है। और एग्जाम के लिए ये सुपर ट्रिक हमेशा याद रखनी है। जब भी मैप पर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम आगे होता है, मतलब हमें टाइम ऐड या प्लस करना है। और जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम पीछे होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है। ईस्ट में प्लस, वेस्ट में माइनस। ये छोटा सा रूल बहुत काम आएगा। चलो अब थोड़ी एनर्जी और बढ़ाते हैं। सेक्शन 4, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी IDL। ये कंसेप्ट तो सच में टाइम ट्रैवल जैसा लगता है। आइडियल क्या है? जो हमारा 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है ना, उसके ठीक ऑपोजिट 180 डिग्री पर ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, जब इस लाइन को क्रॉस किया जाता है तो डेट पूरे एक दिन से बदल जाती है, 1 फुल डे। और मजेदार बात यह है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, ये जिगजैग करती है, थोड़ी घूम फिर के जाती है। अब बताओ क्या हुआ होगा? ऐसा इसलिए ताकि कोई एक ही आइलैंड बीच से ना कट जाए। सोचो जरा, एक ही आइलैंड पर आधे हिस्से में आज और आधे में कल, कितना अजीब होगा ना? उसी को रोकने के लिए इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। इस लाइन को क्रॉस करने की एक मस्त सी ट्रिक है। ईस्ट जाएं तो एस्केप एक दिन, मतलब एक दिन माइनस कर देना है। और वेस्ट जाएं तो वेलकम एक दिन, मतलब एक दिन प्लस कर देना है। ईस्ट माइनस वेस्ट प्लस, बस ये याद रखना है। बढ़िया। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, अल्टीमेट फास्ट रिवीजन। तो चलिए फुल स्पीड में सारा ज्ञान समेट लेते हैं। सबसे पहले सोशल साइंस का मतलब क्या है? सिंपल, समाज को समझना। और इसमें 5 मेन थीम्स होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट में ABCDE कहते हैं। मैप्स की बात करें तो 3 मेन टाइप्स होते हैं, PPT यानी फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। और मैप्स को पढ़ने के लिए 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, स्केल, डायरेक्शन और सिंबल्स। एकदम बढ़िया। स्केल का फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। असली दूरी बराबर होती है मैप पर दी गई दूरी, और उसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्शंस याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन होता है ना, तो ये फन ट्रिक याद रखनी है। नेवर ईट सॉगी वॉफल्स। N से नॉर्थ, E से ईस्ट, S से साउथ और W से वेस्ट। हो गया ना आसान? मैप तो फ्लैट होता है, लेकिन ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारी पृथ्वी की एकदम एक्यूरेट 3D रिप्रेजेंटेशन है। और हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से दूरी, जो लेटी हुई लाइंस हैं इन्हें पैरेलल्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड मतलब प्राइम मेरिडियन से दूरी, जो लंबी लाइंस हैं इन्हें मेरिडियंस कहते हैं। हमारे क्लाइमेट जोन्स भी 3 होते हैं,
टॉरिड जोन जो 0 से 23.5 डिग्री तक है, टेम्परेट जोन जो 23.5 से 66.5 डिग्री तक है, और एकदम बर्फ वाला ठंडा फ्रिजिड जोन जो 66.5 से 90 डिग्री तक होता है। और टाइम वाले कोर रूल्स का फाइनल रिकैप। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। अपना IST है GMT प्लस 5.5 जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर बेस्ड है, और आइडियल है 180 डिग्री पर, जिसे क्रॉस करने पर पूरी की पूरी डेट बदल जाती है। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का फाउंडेशन एकदम सेट हो गया है। आज एक बहुत ही सॉलिड रिवीजन हुआ है। अब जब भी कोई मैप देखा जाएगा, कोई ग्लोब सामने आएगा या न्यूज़ में टाइम जोन्स की बात होगी, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, जरा सोचो, अगर हमारी पृथ्वी अचानक से उल्टी दिशा में घूमने लगे तो हमारे टाइम और इंटरनेशनल डेटलाइन का क्या होगा? सोचते रहना और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। तब तक ऐसे ही सीखते रहना है।